हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10 में एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 में बच्चों हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.4। ओके, तो एक्सरसाइज 7.4 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने लास्ट वीडियो में फिनिश कर लिया है। सर ये इस चैप्टर के पूरे वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे, ये प्लेलिस्ट इसकी कहाँ मिलेगी? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट को चेक करिए। अभी जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करोगे ना, आपको पूरा सिलेबस बच्चों खुल के मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स पूरा पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं। इसके अलावा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी बच्चों लिंक नीचे मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैंने विद रीजन एक्सप्लेन किया है, उसका आंसर वगैरह सब कुछ लिखवाया है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 to 6 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स का भी बच्चों अपलोड हो चुका है। इसके अलावा पीछे के भी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब अपलोड हो चुका है। किसका? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी, और मैं पढ़ा भी चुका हूं। तो आप नीचे विजिट करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू से पढ़ना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 लिंक मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आरडी शर्मा से, जहां से मैंने पढ़ाया, और एक आपको मिलेगा किसका? एनसीईआरटी का। तो जिससे आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हो आप। एनसीईआरटी से अगर पढ़ना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी। तो पार्ट 1 से चीज़ें खुल के आ जाएंगी, पूरा प्लेलिस्ट पार्ट 1 से आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 7.4 में। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं नंबर 4 में आपको बोलता है द 2 ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ध्यान दें, आपके पास एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर में बना लेता हूँ। सपोज हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर ABCD। ओके बच्चों, तो स्क्वायर की क्या खासियत होती है? स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है। ये एंगल AB 90, BB 90, CB 90 और DB 90। ठीक है, ये बात है। और उसके अलावा स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो अभी इन सब बातों का हम यूज करेंगे। कह रहा है कि द 2 ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1,2 एंड 3,2। ओके, तो ये जो वर्टिसेस दिए हुए बच्चों, ये कैसे वर्टिसेस है बताइए? ऑपोजिट वर्टेक्स हैं। टोटल 4 वर्टेक्स हैं यहाँ पे। वर्टेक्स से वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ 2 साइड आके मीट करेगी। AB और DA मीट कर रही है A पे, AB और BC मीट कर रही है पॉइंट B पे। तो ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, इसी तरीके से ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑपोजिट वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं। क्या क्या? -1,2 एंड 3,2। तो अगर हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट अगर हम अज्यूम करें कितने? -1,2। ओके, तो -1,2। तो A के जस्ट ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? C। तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3,2। कोई डाउट है बताइए बच्चों? कोई डाउट है? अब ध्यान दें, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस। मतलब यहाँ पे जो 2 वर्टिसेस आपके पास बचे हैं, कौन कौन से? वर्टेक्स B और वर्टेक्स D। इसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है ना? तो लेट कर लीजिए कि भाई, सपोज कर लीजिए कि पॉइंट B के जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो x, y से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और पॉइंट B के वर्टिसेस नहीं, सॉरी, वर्टेक्स B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y, और वर्टेक्स D के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है? x1, y1। ओके, ये हो गया। अब आपको ये x और y फाइंड करना है, तो आपको वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, और अगर आप x1, y1 फाइंड कर लेंगे तो वर्टेक्स D के आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये ऑपोजिट वर्टेक्स 2 बचे हुए हैं, इसको आपको फाइंड करना है। अब देखिए क्या करेंगे हम एक काम करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगाइए कि स्क्वायर के ऑल द साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये बात पता है आप लोगों को? ठीक है, ये जो AB है ये BC के इक्वल होगा, BC CD के इक्वल होगा, DA के इक्वल होगा। मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये सभी बच्चों को पता है कि नहीं पता है बताइए? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब सवाल ये है सर किसको किसके इक्वल करें? तो पता है मेरा क्या मन कर रहा है कि AB को BC के इक्वल कर दो। अभी आपको पता चलेगा, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम AB को BC के इक्वल कर दें तो शायद हमें कोई वैल्यू मिल जाए। देखते हैं जरा, क्योंकि ध्यान दें आप, देखिए अभी आपको पता चलेगा। रुकिए, सॉल्यूशन में हमने क्या किया? हमने AB इज इक्वल्स टू BC रख दिया। अब यहाँ पर AB कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ AB, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, AB। तो ये हो गया आपका x1, y1, ये हो गया x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? x1, y1। अब कंफ्यूज मत हो ना, ये तो मैं फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ x1, y1 इसको x2, y2 बता रहा हूँ। ठीक है ना, AB डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये x1, y1 आप लिखा रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। कोई डाउट है बताइए? हाँ, AB तो सभी बच्चे निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये हो गया आपका क्या? x2, y2। ठीक, निकालते हैं AB।
बताइए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, निकालिए ab को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह हम x रखेंगे, x2 की जगह x माइनस x1 खुद ही नेगेटिव है, -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा। ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है y और y1 कितना है 2। ओके, तो यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपने क्या निकाला AB। अब आप BC निकाल लीजिए। जब आप BC फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और BC हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फोकस करिए B और C पे फोकस करिए। ओके, पॉइंट B पे पॉइंट C पे BC आपको निकालना है। ओके, ये -1,2 था ना, हाँ। तो अगर आपको BC फाइंड करना है तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 अज्यूम करेंगे और C के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2, y2 अज्यूम करके डिस्टेंस फॉर्मूले से BC फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ BC कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है 3, ओके, और माइनस x1 कितना है x, तो 3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना है 2 और माइनस y1 कितना है y। ओके, ये हो गया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? नो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेफ्ट में भी स्क्वायर कर दीजिए, राइट में भी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, आप इसको एक्सपैंड करोगे, इसको सब कुछ कट जाएगा, y वाले टर्म फिनिश हो जाएंगे और आपको x की शायद वैल्यू मिल जाए, इसलिए मैंने AB इज इक्वल्स टू क्या रखा था, BC। ओके, देखिए जरा कैसे, यहाँ लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू x इंटू 1 2x, और प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू y इंटू 2 4y इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 3 6 इंटू x 6x और प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करोगे, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 2 4 4 इंटू y 4y माइनस 4y। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए, y स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, उधर भी y स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद y इधर 4 पॉजिटिव है, इधर भी 4 पॉजिटिव है। अगर इक्वल टू के राइट में और लेफ्ट में कोई क्वांटिटी सेम होती है और उसके साइन भी सेम होते हैं, जैसे अगर यहाँ माइनस का 4 होता है, यहाँ प्लस का 4 होता तो कैंसिल नहीं होता, लेकिन दोनों तरफ प्लस का 4 हो या दोनों तरफ माइनस का 4 हो तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी -4y है, यहाँ भी -4y है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्लियरली चेक, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ x स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ x स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, ध्यान चेक करिए, 2x प्लस 1 1 प्लस 2x, जिसको हम 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या बचा बच्चों, ध्यान चेक करिए, ये बचा आपका राइट हैंड साइड -6x मतलब 9 माइनस 6x। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक काम करते हैं, देखिए बच्चों ये 6x जो नेगेटिव है इसको लेफ्ट में ले आओ तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस 6x और 1 को ले जाओ राइट में तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1। x वाली क्वांटिटी को लेफ्ट में और नंबर्स को राइट में हम ले गए। ओके, कोई डाउट है? अब देखो 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 कितना होता है 8 होता है। बात समझ में आई कि नहीं? नाउ डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड, 8 से लेफ्ट में 8 से राइट में डिवाइड, 8 से 8 कैंसिल, 8 1 जा 8, x का वैल्यू कितना आ गया 1। बताइए कोई डाउट है? हाँ, यहाँ पे ना बच्चों नोट करते हुए चलते हैं, फिर देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो x है, यहाँ हम एक बॉक्स बना के इसको नोट कर लेते हैं। x हमारा कितना आया है 1, इसको हम नोट कर लेते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। इसमें कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है इसमें? हाँ, नोट कर लीजिए, हटा दूँ। अब देखिए, अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से आपको x तो मिल गया, अब आपको y भी निकालना है। अब y कैसे निकालें तो देखते हैं कैसे निकालेंगे y। ये वाला y कैसे निकालें, तो देखो बच्चों मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो मुझे बात अभी समझ में आ रही है,
मैं एक काम आपके सामने करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से बच्चों चेक करिएगा। देखिए ये वाला x तो 1 हो गया, ठीक है। अब मुझे y नहीं पता, तो इस x की जगह मैं 1 लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? बताइए, कोई प्रॉब्लम? भाई पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट पता चल चुका है ना, जब हमने AB = BC किया था, तो x की जगह 1 रख दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो मैं दिमाग लगा पा रहा हूँ, मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे y निकालना है। अब समझ में आ रहा है निकालूँ कैसे? तो देखो एक बहुत ही यहाँ पर बच्चों बेसिक फंडा में लगाने जा रहा हूँ। ये वाला एंगल 90 है कि नहीं बताओ? एंगल B इज 90, वाई? बिकॉज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90, ए बी 90, बी बी 90, सी बी 90, डी बी 90। अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर दूं, ध्यान से चेक करो बच्चों, ए को सी से ज्वाइन कर दूं, ओके, और ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। सर क्यों लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम? क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 90 के सामने हाइपो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। ए सी निकालना ईजी है, चेक करो, ए सी आराम से पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है, सी का पता है, ए सी की लेंथ आ जाएगी तो ए सी का स्क्वायर भी आ जाएगा, ओके। और इज इक्वल्स टू में जब आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करोगे तो उसमें y एक अननोन क्वांटिटी होगी और y को हम निकालने में कामयाब हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए हम ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो इन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एट बी, ठीक है। तो ये b पे 90 है बच्चों, b के सामने क्या है, ए सी, जो कि हाइपोटेन्यूस होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आता है ना हाइपोट, वो लगाना पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ना, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी हम इक्वेशन 1 बना के रख देते हैं। अब हम ए सी को अलग से निकाल लेते हैं, ए बी को अलग से और बी सी को अलग से, सबका स्क्वायर करके यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बच्चों ए सी निकालता हूँ। यहाँ पे देखिए ए सी जब मैं निकालूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ, आपको फोकस करना है किस पे, ए सी निकालने के लिए आपको फोकस करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, पॉइंट ए और सी पे फोकस करिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है ये हो जाएंगे आपके x1, y1 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x2, y2। ये वाला x1, y1 से कंफ्यूज मत होइए, इसको छोड़ो। ए सी का लेंथ निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताने के लिए इसको x1, y1, इसको x2, y2 अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे निकलेगा बताइए, फॉर्मूला कह रहा हूँ, ए सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 3, x1 कितना है -1, तो 3 और -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 और माइनस y1 कितना है 2, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके। कोई डाउट है बताइए? हाँ। अब ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 और 16 + 0 16 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ गया। अब इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 4। कोई डाउट है बताइए? 4 यूनिट्स, ए सी का लेंथ कितना आ गया 4 यूनिट्स। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, मुझे इस इक्वेशन में ए सी नहीं रखना है, देखिए ए सी का स्क्वायर रखना है। तो जब ए सी मेरा कितना आ गया 4, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, लेफ्ट में भी स्क्वायर करूँगा राइट में भी, तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। कोई डाउट है बताइए? नोट कर लेते हैं कहीं पे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16, बताइए कोई डाउट है इसमें? हटा दें, चलिए इसको हटा दें। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, ए बी का स्क्वायर, तो ए और बी पे फोकस करिए, पॉइंट ए पे और बी पे, ओके। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और इस बार बी के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या अज्यूम करेंगे x2, y2, तो ये हो गया x2, y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई क्या हो जाएगा बोलिए, हाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 1 और -1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस -1 तो 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह y और y1 की जगह 2, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमको ए बी नहीं रखना, हमको ए बी स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये राइट हैंड साइड भी स्क्वायर किया और लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर किया, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इस पूरे स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो हमारे पास बचेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास बोलिए, 1 + 1 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 4, भाई 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर आ गया कितना 4 + y माइनस 2 का स्क्वायर,
इसको नोट कर लेते हैं कहीं पे। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है? हाँ, यहीं पे छोड़ देंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे, वो तो अभी यहाँ कर लेंगे एक्सपैंड। y माइनस 2 का होल स्क्वायर को एक्सपैंड नहीं करेंगे, अभी कर लेंगे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, नोट कर लीजिए, हटा दें। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये आपने निकाला ए बी, अब हम निकालेंगे क्या बी सी, और फिर बी सी का स्क्वायर कर देंगे। तो बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी निकालने के लिए आपको बी और सी पे फोकस करना होगा, जिसके लिए आप क्या करिए, एक काम करिए, आप पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 अज्यूम कर लीजिए और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 2 और y1 कितना है y है, तो 2 माइनस y का स्क्वायर। ओके, कोई डाउट है बताइए? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ लेफ्ट में भी स्क्वायर किया, राइट में स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। सही है। अब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होता है बोलिए 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सही है, तो ये बी सी स्क्वायर भी आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट दिस इम्प्लाइज। अब देखिए ए सी स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो 16, तो ए सी स्क्वायर के नीचे हमने इसकी वैल्यू रखी 16 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो 4 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 और प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये वाला जो प्लस है इसको हमने यहाँ लगा दिया। अब बी सी का स्क्वायर कितना है 4 प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट है? हटा दें। चलिए अब इसको हम हटा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 16 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 4 तो ऐसे ही रहेगा। एक चीज़ आप देख सकते हो बच्चों, ध्यान से करिए, ये वाला 4 और ये वाला 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या y माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको दोनों को एक्सपैंड कर दो, तो दिस इम्प्लाइज 16 इज इक्वल्स टू 8 और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 इंटू a इंटू बी 2 इंटू वाई इंटू 2 4y, ओके, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी 2 टू द 4 इंटू वाई 4y। ओके, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा इस बार, ध्यान रखिएगा। 16 इज इक्वल्स टू, अब देखो एक काम करो बच्चों, एक काम करो बहुत ध्यान से, ये 8 को आप लेफ्ट में चलो भेज ही दो, अभी क्या हो गया है ना, नहीं मत भेजो, देखो अभी पता चलेगा। 16 इज इक्वल्स टू, अब जितने भी नंबर्स हैं ना उनको ऐड कर लो पहले। देखो 8 प्लस 4 और प्लस 4 कितना होगा 8 प्लस 4 12 प्लस 4, ये हो गया 16 और प्लस, अब ध्यान दें वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है 2 टाइम्स वाई स्क्वायर। अरे जैसे x प्लस x 2x होता है वैसे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो यहाँ 2y स्क्वायर हो गया। ओके, अब बचा क्या आपके पास बताइए, बचा आपके पास माइनस 4y और माइनस 4y, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 4 माइनस 8 होता है कि नहीं होता है, तो माइनस 4y माइनस 8y, तो ये हो गया माइनस 8y। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब ध्यान दें ये वाला जो 16 है पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट में ले जाओगे नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इतना कॉपी करिए, मैं ऊपर हटा दूंगा, ये हटा दें ऊपर का। हाँ चलिए इसको हम रब कर देते हैं, तो अब आपको देखने को मिलेगा दिस इम्प्लाइज 16 और ये वाला 16 लेफ्ट में आएगा, तो माइनस 16 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें राइट में क्या बचा आपके पास 2y स्क्वायर और माइनस 8y। अब 16 माइनस 16 0 इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर और माइनस 8y। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब एक बार बताओ, राइट को लेफ्ट में लेफ्ट को राइट में लिख लो भाई। अगर 0 किसके इक्वल है 2y स्क्वायर माइनस 8y के, तो 2y स्क्वायर और माइनस 8y भी किसके इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो। अब देखो 2 इंटू वाई कॉमन ले सकते हो आप,
तो 2 इंटू वाई हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2 चला गया, y चला गया, तो क्या बचेगा सिर्फ y, बिकॉज यहाँ y का स्क्वायर था, माइनस 2y चला गया, केवल 4 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है? 2y को वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा आपको, 2y इंटू वाई, 2y स्क्वायर, और 2y इंटू 4 कितना हो जाएगा 8y, और माइनस तो रहेगा ही। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? अब यहाँ पर रीजनिंग करिए स्टूडेंट्स। कैसे रीजनिंग करें? एक काम करिए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू वाई, देखो एक काम करो, पहले 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से चेक करिए, लेफ्ट में y इंटू वाई माइनस 4, ओके, लेफ्ट में बचेगा y इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0.2 क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान दें, देखिए दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट जब भी 0 होता है तो या तो पहली क्वांटिटी 0 होगी या तो दूसरी 0 होगी। तो यहाँ पर क्या है, y इंटू वाई माइनस 4, तो आइदर y इज इक्वल्स टू 0 या तो y इज इक्वल्स टू 0 होगा, ये वाला, तब पूरा 0 हो जाएगा, और या तो y माइनस 4, ये जो दूसरी क्वांटिटी ये 0 हो गया। अगर y इज इक्वल्स टू 0 तब तो साफ साफ y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। लेकिन अगर y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 4 राइट में जाएगा, 0 प्लस 4 4। इसका मतलब ये है कि बच्चों यहाँ पर y की हमारी दो वैल्यूज, सॉरी आज फिर मैंने इससे पूछ लिया, मैं क्या करता हूँ यार, सुनो एक्चुअल में एक जैसे ना, ये हो गया काला ये अभी गोरा। चलो देखो समझो, अब देखो y की दो वैल्यूज हैं, क्या क्या है, 0 और y इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, अगर आपके पास y की दो वैल्यूज आई हैं आप ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, y की अगर दो वैल्यूज आई हैं तो आप ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, x तो फिक्स है, x कितना है 1, लेकिन y की दो वैल्यूज हैं, क्या क्या, या तो y 0 होगा और या तो y क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर y हम 0 ले लें तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0, ठीक। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0, कब, जब हम x तो फिक्स है, x तो 1 है, x तो फिक्स है, अगर y हम कितना ले लें 0, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे x, y यानी कि 1,0, और या फिर पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या बनेंगे, x तो फिक्स है, x 1 होगा और इस बार y हम 4 लेंगे, तो 1,4, ठीक है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में आंसर देखोगे तो आपका यही आ रहा होगा कोऑर्डिनेट 1,0 एंड, और नहीं अभी तो मैंने b के निकाले 1,4, मतलब एक आ रहा होगा यहाँ पर 1,0, इसके ऑपोजिट वाला आ रहा होगा 1,4। आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बात समझो, क्योंकि पता है x और y आपने किसके कोऑर्डिनेट अज्यूम किए थे बताइए, b के। तो अभी तक हमको क्या लग रहा है कि पॉइंट b के कोऑर्डिनेट आए हुए हैं, या तो पॉइंट b ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, बात समझ में। अभी x1 y1 निकालना बचा हुआ है, इसको अभी निकालते हैं, फिर हम इस पर कमेंट करते हैं कि भाई पॉइंट b के ये दो कोऑर्डिनेट क्यों आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं जरा क्या होगा, अभी क्लियर होगा। पहले इतना कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, हाँ चलिए। अब देखिए बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, b को d से ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया, और b को जब d से ज्वाइन किया तो ये पॉइंट o है, और हमको पता है कि AO का लेंथ किसके इक्वल होगा, OC के, और BO का लेंथ किसके इक्वल होगा, OD के। वाई, बिकॉज डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, और ये एंगल 90 भी होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब सुनो, एक काम करो, O मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। अगर O मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। हाँ, कोऑर्डिनेट्स of the point O, of the point O, which is the midpoint, which is the midpoint of AC, which is the midpoint of AC, जो कि AC का मिड पॉइंट है। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट निकाल दूँ O के कोऑर्डिनेट, ध्यान से चेक करना, O का x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, O के x और y कोऑर्डिनेट दोनों में x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ये x1 y1 ये x2 y2, तो कैसे आएगा बताइए x कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 y2, यानी कि x1 क्या है -1 और x2 क्या है 3, तो x कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2 y2, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा y1 प्लस y2 by 2, यानी कि 2 प्लस 2 by 2, 2 प्लस 2 by 2, तो ये आ गया आपका क्या, -1 प्लस 3 कितना होता है बोलो, 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, तो पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होता है, तो यानी कि पॉइंट O का कोऑर्डिनेट आ गया 1,2, किसकी हेल्प से, A और C। AC का जब मिड पॉइंट हमने O को अज्यूम किया,
ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब ओ के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, यहाँ पे नोट कर लीजिए डायग्राम में क्या है 1, 2। ओके, कोई डाउट है। अब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, चेक करो ओ बी डी का भी तो मिड पॉइंट है, ठीक है। ऑल्सो ए इज ऑल्सो, ओ इज ऑल्सो, ओ इज, या आप अपनी कॉपी में लिखेगा, मेरे पास जगह नहीं। सिंस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली ईच अदर, ओके, दैट्स व्हाई ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओके, तो अब ध्यान से चेक करिए, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओके, अब ध्यान से चेक करिए, इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी देन देखो बच्चों, अगर हम इसको, ये तो है ही x1 y1 जिसको हमको फाइंड करना था, और ये हो गया आपका क्या x2 y2, x2 y2, सही है। ओके, क्या ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, बी डी का मिड पॉइंट ओ है, हमें पता है। तो अब हमने क्या किया, डी का जो कोऑर्डिनेट था वो x1 y1 तो हमने पहले अज्यूम कर लिया था। b को x2 y2 अगर हम कर लें तो सोचो, यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला से अब आपको x पता है, x क्या होता है बताओ, x क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। ओके, और x की जगह क्या है 1, तो x की जगह हमने 1 रखा, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 की जगह आप x1 रख दीजिए और प्लस x2 की जगह आप 1 रख दीजिए बाई 2। ओके, कोई डाउट है। अब यहाँ से x1 निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 1 2 होता है, इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1, 1 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x1, 2 माइनस 1 1 होता है ना कि x1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। ओके, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, x1 तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब निकालना है हमको y1, बट जब हमें y1 निकालना होगा तो आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, जब आप y1 निकालोगे तो देखिए जरा क्या करना है, बहुत ध्यान देना है, बताता हूँ मैं आपको। देखिए पॉइंट O जो है BD का मिड पॉइंट है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, y की जगह हम लोग 2 रखेंगे, y क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, तो y की जगह इस बार हम लोग क्या रखेंगे 2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। y1 तो हमको फाइंड करना है और प्लस y2। अब ये जो y2 है ये क्या है, ये जो y2 है ये वाला y है जो आपने पहले अज्यूम किया था, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x, y अज्यूम किए थे ना, तो इस बार y2 क्या है, ये वाला y है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये वाला y, 2 वैल्यूज आई थी इसकी, बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बार y इज इक्वल्स टू 0 आया था और एक बार y इज इक्वल्स टू 4 आया था, यानी कि ये जो y है या तो ये 0 होगा और या तो ये 4 होगा। तो एक बार हम y2 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0, तो ये वाले केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ y2 इज इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, यहाँ y2 की वैल्यू 0 अपॉन 2, ठीक है। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से राइट में, 2 से लेफ्ट में, ये वाला 2 से कैंसिल, 2 जा कितना आ गया 4 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 0 y1, तो y1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो ध्यान दीजिएगा y1 कितना आ गया 4, ठीक है। अब x1 तो फिक्स है, x1 जो आ गया वो तो आ गया। अब y1 का एक और यहाँ पे वैल्यू आएगा, कैसे, जब आप y2 की वैल्यू कितनी पुट करोगे, अभी 0 पुट करी थी, अब आप यहाँ पर क्या पुट करो 4। तो देखिए केस 2, ये केस 1 है, केस 1 व्हेन y2 इज इक्वल्स टू 0 हमने रखा, व्हेन ये वाला जो y2 है y1 प्लस y2 का वैल्यू जब हमने कितना रखा 0 रखा। अब केस 2, x1 तो फिक्स है वो तो हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। केस 2 व्हेन y2 इज इक्वल्स टू 4 जब हम लेंगे, y2 का वैल्यू जब हम कितना लेंगे 4 लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, y की जगह कितना पुट करोगे, ठीक है, y की जगह आप 2 पुट करोगे, इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। y1 कितना है, y1 तो आपको निकालना है, ठीक है, y1 आपको फाइंड करना है और प्लस y2 की वैल्यू इस बार 4 रखनी है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से राइट में, 2 से लेफ्ट में, 2 से 2 कैंसिल, 2 जा 4, तो y1 कितना आ जाएगा, देखिए 2 जा हो गया आपके पास 4 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 4,
और ये वाला 4 इधर लेके जाओगे तो 4 - 4 0, यानी कि y1 = 0। ठीक है, तो अब आपका x1 तो 1 ही रहा, लेकिन इस बार y1 कितना आ गया 0। तो आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ पे आओ, ठीक है। अब मैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको लिख के दिखाता हूँ। पॉइंट बी कोऑर्डिनेट सुनो, पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट था वो तो फिक्स था, y या तो 0 हो सकता था या तो क्या हो सकता था 4 हो सकता था। ठीक है, तो 1, 0 पहला कोऑर्डिनेट बनेगा, मैंने आपको बताया भी था। और दूसरी बार जब y की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 1, 4, यानी कि जो पॉइंट बी है वो या तो क्या होगा 1, 0, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 1, 0, और या तो क्या होंगे 1, 4। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट 1, 4 होंगे, या तो क्या होंगे 1, 0। अब ये चल क्या आ रहा है, चल क्या आ रहा है, एक बार आप एक काम करो, इसको मत देखो, यहाँ पर 1, 4 को यहाँ मत देखो, वहाँ 1, 0 को देखो, और यहाँ पर 1, 0 को मत देखो। दिख रहा है, यानी कि जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं बच्चों उसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0। यहाँ पे मैं आंसर कर रहा हूँ, वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑपोजिट वर्टिसेस 1, 0 एंड 1, 4। ठीक, कोई दिक्कत है बताइए। अब क्या करो, अब आप जिसको काटा है उसको देखो। अगर आप पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या ले लो 1, 4, तो आपको डी के क्या लेने पड़ेंगे 1, 0। अब एक बात बताइए, आंसर तो दोनों केस में सेम ही आ रहा है ना, हम चाहे ये वाला आंसर दे दें, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टिसेस जो रिमेनिंग वर्टेक्स हैं बी और डी, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, 0 एंड 1, 4, या तो 1, 4 एंड 1, 0। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं किया गया, ये स्क्वायर को बस ऐसे पलट दो। मान लो 1, 0 यहाँ है और क्या है 1, 4 यहाँ है, तो इसको जब ऐसे पलट दोगे तो भाई ऐसे पकड़ो और ऐसे पलट दो पूरा, तो 1, 4 उधर चला जाएगा, 1, 0 इधर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए, स्क्वायर तो प्लेन में फिक्स है ना, स्क्वायर तो प्लेन में फिक्स है, ठीक है। तो पॉइंट बी और डी के कोऑर्डिनेट तो फिक्स होंगे, मतलब उसके जो ऑपोजिट वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे। तो आप एग्जाम में चाहें ये वाला आंसर दो 1, 0 एंड 1, 4, या आप ये वाला आंसर दो 1, 4 एंड, अरे सेम ही तो है, अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये बोलो या ये बोलो। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है? तो हमने दोनों बार आंसर निकाला तो, बट हम आंसर एक ही लिखेंगे। हम फाइनली क्या लिखेंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग वर्टिसेस आर 1, 0 एंड 1, 4। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये फिगर थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा बन गया हो तो आप इसको इग्नोर करिएगा। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बहुत लेंदी है, मुझे जगह भी चाहिए यहाँ, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए जरा, कह रहा है कि द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। ओके, क्लास 10th के कहीं के बच्चे हैं, उनको एक रेक्टेंगुलर लैंड दिया गया, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर लैंड का नाम है ए, बी, और ये कैसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ए, बी, सी, और यहाँ है आपके पास डी। तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड दिया गया इनको, और लैंड दिया गया, और कह रहे हैं कि सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांट, सैपलिंग मतलब जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो गुलमोहर के पौधे लगाए गए, आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि ये बाउंड्री आपको दिख रही है, तो ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है 1 मीटर डिस्टेंस पे पौधे लगाए गए, ठीक है, गुलमोहर के। तो ये देखिए, यहाँ ए, पॉइंट ए से यहाँ 1 मीटर डिस्टेंस पे एक पौधा यहाँ लगेगा, फिर एक पौधा यहाँ लगेगा, फिर एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ। सभी बच्चे पेंसिल लेके अपनी बुक में जब लिखना शुरू करेंगे तो देखिए आपकी बुक में जो डायग्राम बना है, तो 1, 2, 3, 4 करते करते ये 15 तक आएगा मेरे ख्याल से, है ना। मेरा 16 तक आ गया क्या? 15 तक आएगा, आप लोग एडजस्ट करिएगा उसको, 15 तक आएगा, है ना, वो आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ, ये तो हॉरिजॉन्टल पे हो गया 15 तक, और 16th पोजीशन पे पॉइंट डी होगा, और उसके बाद ये वर्टिकल पोजीशन पे आपका 1, 2, 3, 4 करते करते 7 तक आएगा, और 8th पोजीशन पे पॉइंट बी होगा। आप काउंट करके देख लीजिए, सही है ना। उसके बाद कह रहा है कि देयर इज़ अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर 7.14। ओके, तो ये जो फिगर है बच्चों, ट्रायंगुलर लॉन है, ग्रासी, इसमें घास लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा ग्रास लगा हुआ है, इसमें घास लगा हुआ है। ओके, फिर कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। मतलब यहाँ पे तो घास लगी हुई, ग्रासी एरिया है, इसको छोड़कर बाकी जगह पर, यहाँ पर बाकी रिमेनिंग एरिया पर क्या करना है, ये बीज डाल देंगे किसी पौधे वौधे के। ओके, सोइंग करना है इनको, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है पार्ट 1 देखिए, अपना क्वेश्चन पार्ट 1 देखिए। कह रहा है टेकिंग ए एज द ओरिजिन। ओके, ए को ओरिजिन लीजिए। तो ए को अगर हम ओरिजिन लेंगे तो हम कैसे सोचेंगे बच्चों कि ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस,
और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सेस, मतलब ए बी हो जाएगा वाई एक्सेस और ये जो ए डी आपका एक्स एक्सेस हो जाएगा। तो टेकिंग ए एज द ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ओके बच्चों, ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत ध्यान से। अगर हम पॉइंट ए को ओरिजिन लें तो ये जो सर्कल सर्कल कह रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके वर्टिसेस बताइए क्या क्या हो जाएंगे। आप ग्राफ पढ़ना तो आता है ना, तो पढ़ लीजिए। देखिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहले ए ओरिजिन है तो पी पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पहले 4 स्टेप चलना पड़ेगा, अपनी बुक में सभी बच्चे देख सकते हैं, और 4 से आपको 6 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा तो आप पी पे पहुंचोगे, यानी कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,6। ओके, फिर पॉइंट क्यू के बच्चों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे, ध्यान से करिए, क्यू पे पहुंचने के लिए एक्स एक्सेस पे ओरिजिन क्या है आपका ए, टेकिंग ए एज द ओरिजिन बोला उन्होंने, ए को ओरिजिन अज्यूम करेंगे तो क्यू पे पहुंचने के लिए पहले राइट हैंड साइड 3 स्टेप चलना पड़ेगा और 2 स्टेप वर्टिकल पोजीशन में, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे 3,2। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,2। ओके, उसके बाद पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट, आर पे आप पहुंचोगे कैसे, पहले आप ए को ओरिजिन अज्यूम करोगे तो राइट हैंड साइड आपको मूव करना पड़ेगा 6 स्टेप और वाई एक्सेस की डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा 5 स्टेप। तो आर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6,5। ओके, तो पार्ट 1 का हम आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, taking A as the origin, taking A as origin, taking A as origin, the coordinate of the vertices, the coordinates of the vertices of the triangle PQR, of the triangle PQR R। अब देखो ट्राइंगल का नाम क्या रखा है हमने PQR, तो आप कोऑर्डिनेट भी इसी हिसाब से रखिए। पहले P का कोऑर्डिनेट बताइए 4,6, कॉमा Q का क्या है 3,2 एंड R का क्या है 6,5 और लास्ट में आप लगा दो क्या रिस्पेक्टिवली। ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर। ओके, कोई डाउट है बताइए। पार्ट 2 देखिए, कह रहा कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR इफ C इज एट द ओरिजिन, इफ C इज द ओरिजिन। अगर C ओरिजिन हो जाए, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, अगर C क्या हो जाए ओरिजिन हो जाए, ठीक है, तो अगर C ओरिजिन हो जाए तो आपको PQR के क्या निकालने कोऑर्डिनेट। अब ये थोड़ा सा घुमाने वाला आपको क्वेश्चन आ गया है। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर C ओरिजिन है तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। अब C अगर ओरिजिन है, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए कि C के, अगर आपको C से कहाँ पहुँचना है P पे, तो आप लेफ्ट में चलोगे कितना, C अगर ऑरिजिन है तो ये लेफ्ट में आओगे तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स एक्सेस। भाई ये वाला जो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक्स एक्सेस हो जाएगा और ये वाई एक्सेस। तो C से लेफ्ट में आओ तो पॉइंट P तक पहुँचने के लिए आपको इस बार कितने स्टेप चलने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मैंने बच्चों शायद एक स्टेप यहाँ पे ज़्यादा बना दिया है, आप अपनी बुक में काउंट करिए। आप जब 12 स्टेप पे आओगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरा तो फिगर नहीं सही बना है, आप ध्यान से चेक करिए। आप जब 12 पे आ रहे होगे तब आप P की सिधाई में पहुंच जा रहे होगे, है ना। चेक करिए अपनी बुक में सभी बच्चे, 1 2, मैं बुक में भी चेक कर लेता हूँ, सभी बच्चे चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, जैसे आप 12 पे आते हो तो आप पॉइंट P के जस्ट ऊपर रहते हो, यानी कि पॉइंट P का अब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, समझिए। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इस बार कितना हो जाएगा, अब ये कोऑर्डिनेट्स मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स मैं हटा दे रहा हूँ। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -12। क्यों, क्योंकि आप C के लेफ्ट में आए हो। अब आपका आंसर पीछे +12 आ रहा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा, रुक जाओ। अब यहाँ पहुँच गया, P तक पहुँचने के लिए आपको नीचे कितने स्टेप चलने पड़ेंगे 1 2, चेक करो 1 स्टेप 2 स्टेप, तो आप P पे पहुंच जाओगे तो -12, -2। क्यों, क्योंकि C के लेफ्ट में नेगेटिव और C के नीचे भी क्या है नेगेटिव, ये -1 और ये -2, क्योंकि इस बार C क्या है ऑरिजिन, बात समझ नहीं। तो ये y एक्सेस और ये x एक्सेस। अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो Q तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान से चेक करिए, C से 13 स्टेप लेफ्ट चलना पड़ेगा। आप चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 13 यहाँ कहीं मेरा आ जा रहा है, चलो मान लो ये 13 है, मेरा तो फिगर नहीं सही है ना। 13 और नीचे कितना आना पड़ेगा आपको नीचे 6 स्टेप आना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 5 के सामने ये 4 5 और 6, ठीक है। तो
ये नंबर्स आप हटा लीजिए, आप इन वाले स्टेप्स को काउंट करिए 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए ये 6 के सामने यहाँ पर क्या है Q, तो क्या आ जाएगा -13 -6, तो -13 -6। अब R तक कैसे पहुँचोगे? अगर आपने C को ओरिजिन अज्यूम किया है तो आप R तक कैसे पहुँचोगे? आप अपनी बुक में काउंट करिए बच्चों, आपको 10 स्टेप लेफ्ट में चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा फिगर ही नहीं सही बना है, 10 यहाँ कहीं आएगा तो हो जाएगा -10 और y का वैल्यू नीचे कितना स्टेप आना पड़ेगा? 1 2 3। ठीक है, तो -10 -3। कोई डाउट है? हाँ, मैं कैसे खड़े होके देख रहा हूँ इसको बताओ। मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, बुक तुम्हारे सामने ऐसे रखी है ना, तो तुम ऐसे खड़े होके देख रहे हो उसको, ऐसे। जब तुम ऐसे खड़े होके देख रहे हो तो C के ऊपर कैसा है? पॉजिटिव। C के नीचे कैसा है? नेगेटिव। C के राइट में है पॉजिटिव एक्स एक्सेस और C के लेफ्ट में है नेगेटिव एक्स एक्सेस। कोई डाउट है? अब उधर से जाके खड़े हो जाओ, मतलब सर अपना नीचे कर लो और पैर ऊपर कर लो। जब ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला पोर्शन नेगेटिव वाई एक्सेस हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सेस। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सेस। चेक करो, सब कुछ बदल जाएगा। तो अब सोचो कि हम ऐसे खड़े होके देख रहे हैं, ऐसे। दिस इज द रॉन्ग तो कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको अपनी बुक से आंसर मैच करना है, ठीक है, तो आप सर अपना नीचे कर लीजिए और पैर ऊपर करके तब देखिए इसको। या आप अपनी कॉपी को ऐसे करके घुमा लीजिए, ये बुक है और बुक को ऐसे करके घुमा लो, ऐसे उल्टा, तो सी के राइट में सब पॉजिटिव हो जाएंगे और सी के ऊपर ये सब भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपको पी क्यू आर के जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिले हुए हैं, मिलेंगे तो वही, बट कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव। तो अब हम ये नेगेटिव के साइन हटा दे रहे हैं। कोई डाउट है? आप अपनी बुक में चेक करिए, आपको पार्ट 2 का आंसर क्या दे रहा होगा? टेकिंग C एज द ओरिजिन, टेकिंग C एज द ओरिजिन। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं, आप लिखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल PQR आर 12,2 10,3 एंड 13,6 रेस्पेक्टिवली। यही आंसर आ रहा है, बताइए, यही आंसर आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, आगे भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस। इन दीज केसेस का मतलब केस 1, ये रहा आपका केस 1। केस 1 में बच्चों जब ए क्या था? ओरिजिन, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे? 4,6 3,2 वर्टिसेस कोऑर्डिनेट और 6,5। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकाल सकते हो? बताओ, निकाल सकते हो? तो इन फर्स्ट केस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 mod of x1 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3 और प्लस x2 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y2। यही होता है, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड भी लगाना चाहते हो। तो हम निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल इन केस 1। ठीक है, केस 1, ये तो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला है ये। केस 1 में बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब एक बात बताओ, केस तो कुछ भी हो, ओरिजिन आप किसी को भी लो, ए को लो और चाहे सी को लो, क्या जो ट्राइंगल बना हुआ है 2 डायमेंशनल प्लेन में उसका एरिया चेंज हो जाएगा? बताओ, उस पर जो घास लगी हुई है, जो ग्रासी एरिया है, क्या वो एरिया चेंज हो जाएगा? बताओ। हाँ, नहीं चेंज होगा ना। तो आप याद रख लीजिए, आपको ओरिजिन चेंज करने से, जब आपने ओरिजिन इसको लिया था तो आपका कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, सॉरी ये वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था। और जब आपने सी को ओरिजिन लिया तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज करने से बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ एनसीईआरटी हमको सिखाना चाहता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज करने से, भाई ओरिजिन चेंज कर दोगे तो कोऑर्डिनेट एक्सेस भी चेंज हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज करने से किसी 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया चेंज नहीं होता है। आप देखिए, केस 1 में मैं एरिया निकालूंगा, जितना आएगा उतना ही आपका केस 2 में भी आएगा। ओके, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले केस 1 में बच्चों, केस 1 में आपका ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका क्या? x2 y2 और ये हो गया आपका क्या? x3 y3। चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 1/2 इन द ब्रैकेट x1 कितना है केस 1 में? 4, y2 माइनस y3 कितना है? 2 और माइनस y3 कितना है आपका? ये 6,5 आया था ना, y3 कितना है? 5 और प्लस x2 कितना है? 3 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y3 कितना है आपका? 5 और माइनस y1 कितना है? y1 6 है, ये 6 है y1
और प्लस x3 कितना है 6 है, और y1 माइनस y1 कितना आपका 6 है, और माइनस y2 कितना आपका 2। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, और प्लस 5 माइनस 6 क्या होता है -1, 3 इंटू -1 -3, और 6 माइनस 2 4, 6 4 24 प्लस 24। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -12 -3 -15 और प्लस 24, तो इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 24 और -15 कितना होता है 9 हो जाएगा। ओके, तो 9 इंटू 1 9/2 स्क्वायर यूनिट्स कितना आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इन फर्स्ट केस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, और सेकेंड केस में क्या, सेकेंड केस में अब हम निकालते हैं। तो जब आप सेकेंड केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालोगे बच्चों, आएगा उतना ही, कोऑर्डिनेट्स चेंज होने से कुछ नहीं होता है। तो सेकेंड केस में आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए, 12,2 10,3 और 13,6, यानी कि x1 y1 क्या हो गया, ये हो गया x1, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे भी तो लिखे हुए हैं, सेकेंड केस का ही तो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा x1, y1, और PQR था, नाम क्या था PQR, यानी कि P को x1 y1, Q को x2 y2 और R को x3 y3। ठीक है, निकालते हैं, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट में x1, फॉर्मूला तो यही लगेगा, x1 कितना है चेक करो 12, तो x1 की जगह 12 रखा, इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 कितना है, y2 आपका 6 है, 6 माइनस y3 कितना है आपका 3। ओके, और प्लस x2 कितना है, x2 आपका 13 है, और इन द ब्रैकेट y3 माइनस y3 कितना है 3 है, और माइनस y1 कितना आपका 2 है, प्लस x3 कितना है आपका, x3 आपका 10, और इन द ब्रैकेट y1 माइनस y1 कितना है 2, और माइनस y2 कितना है 6। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट, ध्यान दें बच्चों 6 माइनस 3 कितना होता है 3, एंड 12 इंटू 3 36, प्लस 3 माइनस 2 1 होता है, 13 इंटू 1 13, और प्लस 2 माइनस 6 -4 10 इंटू -4 -14, यहाँ आ गया -14। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट 36 और प्लस 13 49, और माइनस का 40। ओके, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट 49 माइनस 40 कितना हो जाएगा 9, तो 1/2 इंटू 9 यानी कि 9 इंटू 1 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो हमको फाइनल आंसर अब क्या लिखना है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये पार्ट 1 का आंसर, पार्ट 2 का आंसर, और जो थर्ड इन्होंने पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज सेम इन बोथ द केसेस, ये लिखेंगे। दिस शोज व्हाट, दिस शोज इफ वी चेंज द ओरिजिन, मीन्स इफ वी चेंज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन एरिया ऑफ द गिवन 2 डायमेंशनल फिगर डज नॉट चेंज। जो एरिया है वो एरिया है किसी 2 डायमेंशनल फिगर का, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, प्लेन में बना हुआ है, प्लेन में बने फिगर्स को हम 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। तो एक 2 डायमेंशनल फिगर, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल है, कुछ भी हो सकता था, सर्कल हो सकता था, ट्राइंगल हो सकता था, यहाँ पे ट्राइंगल है, स्क्वायर हो सकता था, कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता था, बट यहाँ ट्राइंगल है। तो इफ वी चेंज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, भाई ऑरिजिन चेंज कर दिया तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने चेंज कर दिया, तो इफ वी चेंज द कोऑर्डिनेट एक्सिस means by changing the origin, if we change the coordinate axis, then the area of the given 2 dimensional figure does not change. Okay, तो ये बात इस क्वेश्चन से हमें समझ में आती है। हाँ, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, काफी लंबे लंबे क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।